नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं खबर 100 न्यूज। आइए नजर डालते हैं अब तक की कुछ खास खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। देवास में माहेश्वरी स्वीट्स पर जिला प्रशासन की कार्यवाही, जांच के लिए मिठाई और नमकीन के लिए सैंपल। महेश्वर में सांसद गजेंद्र पटेल ने किया भूमि पूजन, 71 लाख की लागत से बनेगी सड़क। दिल्ली हिंसा पर भड़का भारतीय किसान संघ, अपराधियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग। और कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी की जमानत याचिका हुई खारिज। गुरुवार को देवास जिला प्रशासन ने जवाहर चौक स्थित माहेश्वरी स्वीट्स पर एक कार्यवाही की। कार्यवाही में तहसीलदार पूनम तोमर और जिला खाद्य अधिकारी सुरेंद्र सिंह ठाकुर मौजूद रहे, जिन्होंने जांच के लिए मिठाई और नमकीन के सैंपल लिए। माहेश्वरी स्वीट्स के संचालक ने मिठाई के सैंपल ना लेने की बात बारीकी से बताई, जिस पर तहसीलदार पूनम तोमर ने पंचनामा ही बनवा दिया। वहीं तहसीलदार पूनम की माने तो खाद्य पदार्थों के नमूने लिए गए हैं, पहले जांच के लिए उन्हें भेजा जाएगा। गौरतलब है, पूर्व में भी माहेश्वरी स्वीट्स पर कई बार कार्यवाही हो चुकी है, लेकिन इसके बाद भी दुकान संचालक ने नियमों को दरकिनार करते हुए अनियमितता के साथ दुकान का संचालन किया है। ये माहेश्वरी स्वीट्स की हम लोगों को शिकायत प्राप्त हुई थी, इसलिए हम लोग माहेश्वरी स्वीट्स पे आए हैं और हम लोगों ने यहाँ पे चिप्स, नमकीन और चॉकलेट बर्फी का सैंपल लिया है। जी मैम, यहाँ पर अनियमितता भी देखने में आई है या फिर कुछ अलग बातें? वो तो है, अभी हम लोग यहाँ पे हो जाओ, उसके बाद फिर हम जहाँ पे इनकी मिठाइयाँ बनती है वहाँ पे भी जाके एक निरीक्षण करेंगे। हम क्या लगता है तब तक कुछ चीज़ों में चेंजेस नहीं आ सकते? नहीं, वहाँ से जो आ रही हैं मिठाइयाँ बनकर वो यहीं पर ही आ रही हैं, इसीलिए यहीं के सैंपल लिए गए हैं। वहाँ पे बेसिक साफ सफाई और दूसरी चीज़ें हम लोग मिठाई के सैंपल भी और कुछ चीज़ें हैं जो जिनके सैंपल लिए गए आपने? हाँ, मिठाई के सैंपल लिए हैं, चिप्स के लिए हैं और इनके यहाँ जो सेव बनती है उसका सैंपल लिया है। ऐसा लगता है माहेश्वरी स्वीट्स पर आप पहले भी कई बार कार्रवाई कर चुके हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं इनकी भी लापरवाही देखा और उसके बावजूद भी शिकायत आई है, तो सैंपल लिया गया, देखते हैं इसमें क्या जांच में रिपोर्ट आती है। समय समय पर कार्रवाई होने के बाद भी इन पर ठोस कार्रवाई क्यों नहीं होती? इनके ऊपर पूर्व में भी खाद्य विभाग द्वारा जो है वो जुर्माना वगैरह लगाया गया था और इसमें आपको खाद्य विभाग ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे। यही कार्रवाई हुई कि और भी कई कार्रवाई करी आपने इसके अलावा? नहीं, आज तो सिर्फ यही हुई है। मैम, सैंपल को लेकर दुकान प्रबंधक द्वारा आपसे कुछ कहा गया था, क्या कहा गया था? वो ये चाह रहे थे कि मैं चॉकलेट बर्फी का सैंपल न लेके किसी सफेद मिठाई का सैंपल लूं। क्या मानते हैं, चॉकलेट बर्फी में कुछ मिलावट पाई जाएगी? अब चूंकि उसमें कलर रहता है तो हो सकता है उसमें मिलावट की संभावना हो, परंतु चॉकलेट बर्फी का ही सैंपल लिया गया है। महेश्वर में बुधवार को खरगोन बड़वानी के सांसद गजेंद्र पटेल ने महालक्ष्मी नगर की कॉलोनी के सड़क निर्माण का भूमि पूजन किया। 71 लाख की लागत से बनने वाली सड़क के भूमि पूजन के अवसर पर सांसद गजेंद्र पटेल ने अपने संबोधन में कहा कि भाजपा के शासनकाल में सभी जनहितैषी कार्य निस्वार्थ भाव से होना चाहिए। विकास कार्य में जितने भी धन की जरूरत होगी, शिवराज सिंह चौहान और मोदी सरकार उपलब्ध जरूर कराएगी। इस मौके पर सांसद पटेल ने कैनो सलालम के खिलाड़ियों, सफाई कर्मचारियों और डूबने से लगभग 100 लोगों की जान बचाने वाले गोताखोरों का सम्मान भी किया। खेतिया में भारतीय किसान संघ ने लाल किले पर तिरंगे के अपमान कर देश को शर्मसार करने वाली घटना को लेकर महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है और अपराधियों के खिलाफ उचित कार्यवाही करने की मांग भी की है। ज्ञापन किस बाबत दिया सर आप? ये ज्ञापन हमने जो 26 जनवरी हमारा राष्ट्रीय पर्व था, पूरा भारत राष्ट्र का एक सम्मान कर रहा था, तिरंगे का सम्मान कर रहा था और कुछ लोग किसानों के नाम पर तिरंगे का जो उन्होंने अपमान किया उसके विरोध में दिया और हमने महामहिम राष्ट्रपति को भारतीय किसान संघ के बैनर तले एक ज्ञापन लिख कर दिया है कि जो भी लोगों ने वहाँ घटना को अंजाम दिया लाल किले के ऊपर, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा होना चाहिए और उनकी संपत्ति बेचकर जो राष्ट्र की संपत्ति का नुकसान हुआ है उसका मुआवजा मिलना चाहिए और जो पुलिस राष्ट्र की रक्षा करते हुए वहाँ घायल हुए उन्हें भी मुआवजा दिया जाना चाहिए। ये मांग हमने किसान संघ ने की है। कुशीनगर थाना क्षेत्र के कप्तानगंज मेहड़ा पुल के पास 2 बाइक सवार बदमाशों ने आदित्य, आयुष्मान और मनीष को उस समय गोली मार दी जब वो कप्तानगंज से एक ही बाइक से अपने घर जा रहे थे। इसके बाद हमलावर मौके से भाग निकले, जबकि स्थानीय लोगों ने दूसरे हमलावर को पकड़कर मार दिया।
पुलिस के अनुसार घटना का कारण आरोपी युवक की बहन से प्रेम प्रसंग बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार सिंह ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और दूसरे हमलावर को गिरफ्तार करने के आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। थाना कप्तानगंज के मेहड़ी गांव के पास आज 3 युवकों को 2 युवकों के द्वारा गोली मार के घायल किया गया। इसमें घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचा दिया गया है और उन्हें हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया है। इसमें जो घटना का जो कारण बताया जा रहा है कि जो आरोपी युवक है उसकी बहन के साथ जो घायल युवक है उनमें से एक का प्रेम प्रसंग था, जिसके चलते दोनों के बीच में तनाव था, जिसके कारण ये घटना होना बताया जा रहा है। इसमें एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है, दूसरे अभियुक्त की तलाश जारी है। इंदौर के भंवरकुआं थाना क्षेत्र से दुष्कर्म का एक मामला सामने आया। दरअसल थाना प्रभारी संतोष दूधी के अनुसार चितावत की रहने वाली एक युवती ने थाने पर आकर शिकायत दर्ज कराई थी कि उसके ही गांव का रहने वाला एक युवक इंदौर में पढ़ाई करने रह रहा है। उस युवक ने शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद भंवरकुआं थाना पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर युवक को हिरासत में ले लिया। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। एक छात्रा थी जो चितावत में रहती थी, होनकर कॉलेज में पढ़ती थी। उसके एक दोस्त है उसके गांव के पास का ही, उसने उसको शादी का झांसा दिया और अनावश्यक झांसा देता रहा और शारीरिक संबंध बनाए। उसकी रिपोर्ट पर कल धारा 376 में एक प्रकरण पंजीबद्ध हुआ है। आरोपी को हमने गिरफ्तार कर लिया तत्काल। आरोपी विद्यार्थी है, वो भी पढ़ता है, पास के गाँव के रहने वाला है उसके, तो उसको तत्काल ही कल मुकदमा कायम करने के बाद गिरफ्तार कर लिया। 376(2)N में प्रकरण पंजीबद्ध हुआ। हाल ही में सांसद गजेंद्र पटेल ने महेश्वर के शासकीय अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान अस्पताल में कई कर्मचारियों के हस्ताक्षर रजिस्टर पर नहीं पाए गए, जिसको लेकर सांसद ने नाराजगी व्यक्त की और उनकी एब्सेंट लगाने के भी निर्देश दिए। साथ ही सांसद ने जिला चिकित्सा अधिकारी से फोन पर चर्चा की, अस्पताल की अन्य समस्याओं के निराकरण के निर्देश भी दिए। कोरोना वैक्सीन के टीकाकरण को लेकर भी उन्होंने संतोष व्यक्त किया। अभियान शुरू कर दिया है। आने वाले कुछ समय में कुछ सुविधाएं जो बढ़ना चाहिए उस सुविधाएं बढ़ाएंगे और ये स्वास्थ्य सुविधाओं को अच्छे बेहतर के प्रबंधन के हिसाब से करेंगे। कर्मचारियों की भी अनियमितताएं रहती है, जिनको लेकर सिग्नेचर भी आपने देखे, कईयों के पाए नहीं गए, तो इसको लेकर क्या कार्रवाई करेंगे? निश्चित तौर पर उपस्थिति का रजिस्टर मैंने देखा है, उसमें 3-3, 4-4 दिन की गैर हाजिरी उसमें दिखाई गई है और मैंने निर्देशित किया है कि उसी दिन उसकी सिग्नेचर होना चाहिए, टाइमिंग सिग्नेचर होना चाहिए। और जो लोग कर्मचारी अभी तक जिनकी सिग्नेचर नहीं हुई है उनकी अनुपस्थिति आज उनकी लगाएंगे और उनको अनुपस्थिति लगाकर इस बात को उनको इंगित भी करेंगे कि जब भी उपस्थित रहें तो सिग्नेचर करें, न कि 3-3, 4-4 दिन की इकट्ठी सिग्नेचर करें। एक बड़ा ऑप्शन ये रहा है कि जो सर्जन डॉक्टर की मांग की जा रही लंबे समय से वो पूरी नहीं हो पा रही, क्या कारण है इसका? मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज जी ने डॉक्टरों के लिए खुला ऑप्शन कर रखा है। मध्य प्रदेश में किसी भी हॉस्पिटल में किसी भी जगह पर कोई भी डॉक्टर अप्लाई करे उसको तुरंत उसके पदस्थापना का ऑर्डर किया जाता है। और मैं आपके माध्यम से ऐसे कई डॉक्टर जो प्राइवेट हॉस्पिटल में काम करते हैं या प्राइवेट अपना क्लिनिक चलाते हैं वो खुले रूप से अपने सरकारी अस्पताल में आवेदन करें। निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश की सरकार तुरंत ऑर्डर देने के लिए तैयार खड़ी है। हम आमंत्रित करते हैं उन लोगों को कि वो सम्मान आए और अपने सेवाएं हॉस्पिटल में दें। इंदौर क्राइम ब्रांच ने ऐसे 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है जो महंगे मोबाइल फ्लिपकार्ट और अमेजॉन से ऑर्डर करते थे, उन्हें नकली मोबाइल के साथ वापस पैक कर कंपनी से पेमेंट रिफंड कर लेते थे। वहीं असली मोबाइल को मार्केट में बेचकर मुनाफा कमा रहे थे। इस कार्यवाही में पुलिस ने आरोपियों से लाखों रुपयों के मोबाइल बरामद किए हैं। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। तो उसका डमी मोबाइल एक दिल्ली में एक चिन्हित किया गया है। उस जगह से 5000 में वो मोबाइल लाते थे, उसका डमी पीस होता था और उस डमी पीस में इसके सारे जो मूल जो भी इसके डिजिट्स हैं और इसको चिन्हित करने वाले जितने कोड्स हैं, जैसे कि हम IMI MSI वगैरह जो होते हैं कोड्स, उस IMI को सारे नंबर्स को हूबहू इस मोबाइल में कॉपी कर देते थे और करने के साथ ही फिर एक दिन बाद उसका शिकायत दर्ज कराते थे कि मोबाइल जो है अपेक्षित स्तर का नहीं है। कंपनी कई बार अमेजन, फ्लिपकार्ट जैसी जो बड़ी ई-कॉमर्स की कंपनियां हैं वो कई बार या तो खुद किसी को चेक करने के लिए भेजती हैं या कई बार वो सीधे वापस मंगा लेती हैं। दोनों तरीक़ों से जब होता था तो या तो इनको जो व्यक्ति आता था वो फिर रिपोर्ट देता था कि सही गुणवत्ता का नहीं है, तो या तो कंपनी इन्हें पैसे रिफंड कर देती थी या फिर उसके बदले में दूसरा मोबाइल उसी गुणवत्ता का अच्छी गुणवत्ता का भेजती थी। इसमें इनको दोनों स्थितियों में फ़ायदा था। जो दोबारा मोबाइल आता था फिर उसको मार्केट में बेच देते थे
और अगर नहीं मिला तो फिर मोबाइल के पैसे इनको मिल जाते थे। तो इस तरीके से इनके बड़े पैमाने पर इन्होंने ये रैकेट शुरू किया। समान तौर पर देखें तो लॉकडाउन के दौरान से इस तरह के अपराध बढ़े हैं, इस तरह के अपराध में सामने आए, क्योंकि शिकायत ज़्यादा ना आ पाने का कारण है कि इसमें जो कंपनियां जो सीधे प्रभावित होती थी, जो एजेंसी, वो या तो अमेजन, फ्लिपकार्ट जैसी बड़ी कंपनियां हैं जिसमें शायद इस तरह के धरने पर उनका या इस तरह की जो धोखाधड़ी हो रही थी शायद उनका प्रारंभिक दौर में ध्यान नहीं गया होगा। और दूसरे कई बार जो दुकानदार जो प्रभावित होते थे, जिन दुकानदारों, क्योंकि उसमें कंपनी पूरा वियर नहीं करती है, जिस दुकानदार ने बेचा है, जिससे लिया गया है और उसमें जिसके नाम से आया है, वह पूरी तरीके से उसमें 70 से 80% जो इसका वहन होता था इस पैसे को रिफंड करने का, उस दुकानदार के द्वारा वहन किया जाता था। तो इसलिए इसमें शिकायतें ज़्यादा नहीं आई। लेकिन पुलिस को जब इसकी जानकारी लगी कि इस तरह की कुछ न कुछ गड़बड़ चल रहा है, जिसके कारण बड़ी संख्या में लगातार मोबाइल रिटर्न हो रहे हैं और सभी के सभी उसमें फेक आ रहे हैं, तो ये पुलिस के लिए मुख्य तौर पर एक चैलेंजिंग था। इसमें चिंता की बात यह है कि समान तौर पे पुलिस जो है IMEI के आधार पर मोबाइल ट्रैक करती है, लेकिन इस तरह के सॉफ्टवेयर के आने से, इस तरह के सॉफ्टवेयर के प्रयोग से और इस तरह के धोखाधड़ी से पुलिस के सामने चुनौती है कि अगर एक IMEI से अगर कई मोबाइल हों तो पुलिस के पास निश्चित तौर पे एक चुनौती बढ़ जाती है। बहरहाल इस पूरे मामले में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, इसमें उनसे पूछताछ की जा रही है। जानकारी जो आई है इसमें कुछ दूसरे राज्यों में भी इस तरह की पिछले दिनों वारदातें हुई हैं। पुलिस उनसे भी संपर्क करके, ये एक ही गिरोह के हिस्से हैं कि अलग अलग हैं, पुलिस उनकी जांच कर रही है। धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप में गिरफ्तार कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी और उसके साथी नलिन यादव को कोर्ट से राहत अभी भी नहीं मिली है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने गुरुवार को उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी। बता दें 25 जनवरी को फारूकी की ओर से राज्यसभा सदस्य और सीनियर एडवोकेट विवेक तनखा ने पैरवी भी की थी। शासन और आपत्तिकर्ता की ओर से कहा गया कि फारूकी धार्मिक भावनाओं को आहत पहुंचाने वाला एक आदतन अपराधी है। वहीं फारूकी की ओर से कहा गया कि लोगों की धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाने का उसका कोई इरादा नहीं था। लेकिन कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया और जमानत याचिका खारिज कर दी। हमारे द्वारा मुनव्वर फारूकी और उनके साथ में को एक्यूज्ड पर्सन नलिन यादव की बेल एप्लीकेशन ऑनरेबल हाईकोर्ट के समक्ष प्रस्तुत की गई थी, जिसमें हमारे साथ में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री विवेक तनखा सर और हम लोगों ने मिलकर माननीय न्यायालय के समक्ष ये तथ्य रखे थे कि मुनव्वर फारूकी द्वारा इंदौर के संबंध में जहाँ तक FIR का कहना है, उस FIR में जिस तरह के तथ्य बताए गए हैं और जिस तरह का उसमें ऑफेंस करना बताया जा रहा है, इस तरह का कोई प्रमाण पुलिस के पास में मौजूद नहीं है। इस तरह का प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन जब पुलिस ने किया तो पुलिस ने कंसर्निंग SHO और इंदौर के संबंधित SP द्वारा नेशनल मीडिया के नेशनल न्यूज़पेपर के समक्ष यह कहा गया उनके वर्जन में कि हमारे पास मुनव्वर फारूकी के संबंध में कोई प्रथम दृष्टया किसी तरह के साक्ष्य हमको मिले नहीं है। और ये इन्हीं सब तथ्यों के आधार पर हमने माननीय न्यायालय से निवेदन किया था कि जब उसके द्वारा किसी तरह का एक्ट इंदौर में परफॉर्म ही नहीं किया गया, तो इंदौर में जो FIR रजिस्टर्ड की गई है वो बिना किसी जाँच के पुलिस को इसके FIR रजिस्टर्ड करने के पहले इस बात की जांच करनी चाहिए थी कि इस तरह का कोई साक्ष्य, इस तरह की कोई एक्टिविटी एक्यूज्ड पर्सन के द्वारा की गई है या नहीं की गई। पुलिस ने बिना इस तरह की जांच किए अपराध पंजीबद्ध किया। हमने माननीय न्यायालय को ये सब ग्राउंड्स बताए थे और ऑनरेबल हाईकोर्ट ने बेल एप्लीकेशन डिसाइड करते समय उनका कोर्ट का ये मानना है कि जो भी कंप्लेनेंट साइड से जिस तरह के कथन पुलिस को दिए गए हैं उनके आधार पर प्रथम दृष्टया अपराध बनता है और उन सब आधारों पर जो ऑनरेबल हाईकोर्ट है उन्होंने बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट की है। मुनव्वर फारूकी द्वारा 1 जनवरी 2021 को 56 दुकान स्थित मुनरो कैफे में हिंदू देवी देवता और हिंदू समाज के विरुद्ध आपत्तिजनक टिप्पणियां की गई थी कॉमेडी शो के माध्यम से, जिसमें दिनांक 2 जनवरी को जिला न्यायालय द्वारा जमानत याचिका खारिज की गई थी, जिसमें उच्च न्यायालय में जमानत याचिका लगाने पर हमारे द्वारा श्री योगेश जी ठाकुर वीर शिवाजी ग्रुप द्वारा आपत्ति दर्ज कराई गई थी, जिसमें हिंदू देवी देवताओं और आपत्तिजनक वीडियो के फुटेज हमारे द्वारा पेश किए गए थे। वर्तमान में 28 आज दिनांक को उक्त जमानत याचिका माननीय न्यायालय द्वारा खारिज की गई है।
जिसमें संविधान के अनुच्छेद 15 के अंतर्गत जी आप ये कहते हुए खारिज किया गया है कि अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की धार्मिक भावना भड़काने के परिप्रेक्ष्य में किसी भी प्रकार की अनर्गल और अशोभनीय बातें नहीं करे। न्यायाधीश द्वारा इसमें कोई टिप्पणी भी की गई है, विशेष टिप्पणी दी गई है इस मामले में? जी, न्यायालय द्वारा विशेष टिप्पणी में यह कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति हो चाहे इस देश का, वह किसी भी धर्म के विरुद्ध अशोभनीय बातें ना करे और अशोभनीय कॉमेडी शो पर इस प्रकार की अवहेलना की गई है। कहाँ पर सुनवाई थी इसकी, कौन सी खंडपीठ में थी? इसकी सुनवाई माननीय न्यायालय रोहित आर्या जी की खंडपीठ में इंदौर बेंच में की गई थी। इंदौर के भंवरकुआ थाना क्षेत्र से धोखाधड़ी का एक मामला सामने आया है। दरअसल राहुल पांडे नामक युवक ने शिकायत दर्ज कराई कि ट्रेन में सफर के दौरान एक युवक ट्रेन में मिला। उसने खुद को रेलवे का कर्मचारी होना बताया। इसके बाद हर्षद ने राहुल को रेलवे में नौकरी लगवाने की बात कही, जिसके एवज में हर्षद ने राहुल से 10,000 रुपए भी ले लिए। लेकिन 1 साल के बाद भी नौकरी नहीं लगी तो राहुल ने हर्षद के खिलाफ मामला दर्ज कराया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। इसमें एक पीड़ित है राहुल पांडे, जो यहाँ सुंदरम अपार्टमेंट में रहते हैं। ये 2014 में महाराष्ट्र गए थे किसी काम से पुणे। तो पुणे से इंदौर आते समय ट्रेन में कोई एक व्यक्ति मिला, हर्षद पिता सुनील दास। तो उसने इनको रेलवे का कर्मचारी बताया और कहा कि रेलवे में टीसी के पद पर वो जो है इनकी नौकरी लगवा देगा। उस बीच में इन्होंने एक दूसरे से अपने नंबरों का आदान प्रदान किया और काफ़ी समय तक एक दूसरे से चर्चा करते रहे। करीब साल भर बाद हर्षद ने जो ट्रेन में मिला था, उसने इनसे और इनके दोस्त प्रदीप चौधरी से 10 लाख रुपए लिए थे कि जल्दी ही इनको टीसी के पद पर नौकरी लगवा देगा। पैसा लेने के बाद नौकरी नहीं लगवाई और झांसे देता रहा। जब ये पैसे लेने गया तो उनको वहाँ से भगा दिया कि अभी नहीं, जब नौकरी निकलेगी तब लगेगी। तो इस तरह से हर्षद ने इनके साथ नौकरी लगाने के नाम पे धोखाधड़ी की। आवेदक राहुल पांडे ने आवेदन दिया था, जिसकी जांच पर से हमने धारा 420 और 406 का मुकदमा कायम किया। गिरफ्तारी के लिए टीम मुंबई भेजेंगे। आरोपी का पता मिल गया है हमें। सर, और भी कई शिकायत है इस प्रकार की उस आरोपी? नहीं, अभी अपने यहाँ तो एक ही शिकायत है। हो सकता महाराष्ट्र में और कुछ हो तो उसके बारे में पता लगाएंगे। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी हर छोटी बड़ी अपडेट के लिए जुड़े रहिए खबर 100 न्यूज़ के साथ, जनता की बुलंद आवाज़।